हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की तीसरी क्लास है। आज हम लोग सीटेट 2023 में, जो कि अभी अगस्त में हुआ है, उसके पेपर को लेंगे, यानी उर्दू ज़ुबान के पेपर सेकंड को। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में हम दो ज़ुबान लेते हैं, एक फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज। आज सेकंड लैंग्वेज यानी उर्दू ज़ुबान की सेकंड लैंग्वेज और लेवल सेकंड यानी क्लास 6 से 8 तक के लिए अपर प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन आया था, उसका हम लोग तज्जिया करेंगे, उसकी तहलील करेंगे, यानी उसका एनालाइज करेंगे उसको, ताकि हम पैटर्न को समझ सकें और क्वेश्चन को हम लोग खेलेंगे, यानी उसके ज़रिए हम लोग थ्योरी को समझेंगे। क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, बस ये कि आपकी ज़ुबान, आपकी लैंग्वेज बदली होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि ये अपर प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है क्लास 6 से 8 के लिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए हिदायत भी दी गई है। जिन्होंने उर्दू ज़ुबान सेकंड चुना है, ठीक है, उनको इन क्वेश्चन को हल करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दर्जा झेल में से कौन क्लासरूम में ज़ुबान के आमोज़गार के लिए माखज़ नहीं है। हर एक जो मुश्किल अल्फाज है उसको हम लोग उर्दू और इसी के साथ साथ इंग्लिश में और हिंदी मीडियम में भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मुश्किल अल्फाज इसमें क्या है, आमोज़गार। आमोज़गार कहते हैं लर्नर को, जिसको आप कहते हैं स्टूडेंट यानी तालिब इल्म। ठीक है, कहते हैं कि कौन क्लासरूम में ज़ुबान के आमोज़गार यानी ज़ुबान के सीखने वालों के लिए माखज़ नहीं है। माखज़ कहते हैं यानी ज़रिया, रिसोर्स, किसी चीज़ को हासिल करने का ज़रिया हो के हम माखज़ कहलाता है। माखज़ यानी अख़ज़ से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें से क्या है, क्लासरूम की लाइब्रेरी। क्लासरूम में जो लाइब्रेरी जिसमें किताबें होती हैं, मैगज़ीन होती हैं, ये तो ज़ुबान के आमोज़गार के लिए माखज़ है। ठीक है, दूसरा क्या है, रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर क्या है, देखिए आप जब आजकल बच्चों के क्लास में जाएंगे तो दीवार में अलग अलग जगहों पे, जैसे उर्दू की क्लास है तो उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे जो शुअरा हैं उनके अच्छे अच्छे अशार लिखे रहते हैं। इसी तरह हिकमत की बातें लिखी रहती हैं। ठीक है, उसी को कहेंगे रीडिंग कॉर्नर। ठीक है, रीडिंग कॉर्नर यानी क्लासरूम में ज़ुबान के आमोज़गार के लिए माखज़ है कि नहीं, माखज़ है। ठीक है, अगर हम लोग उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि जो पेपर बन रहा है इसमें थोड़ा मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, तो ये मॉक टेस्ट लेने का मेन मकसद यही है कि ताकि उसके मुश्किल अल्फाज को आप समझ सकें। ठीक है, एक हल्की फुल्की डायरी भी रख के उसमें नोट करते जाएं, क्योंकि यही सब अल्फाज रिपीट होते रहते हैं। रीडिंग कॉर्नर हो गया। आगे क्या है, क्लासरूम के काम यानी क्लासरूम के जो वर्क्स हैं। तीसरा क्या है, दीवारों पर लिखे अल्फाज। आपको मैंने बताया नहीं कि दीवारों पर अल्फाज लिखे रहते हैं, अशार लिखे रहते हैं, अक़वाल ज़र्री लिखे रहते हैं, यानी कुछ हिकमत और दानाई की बातें लिखी जाती हैं ताकि बच्चे उससे मोटिवेट हो सकें, उनके अंदर हौसला अफजाई हो सके। तो इसमें से ये भी माखज़ लग रहा है। तीसरा यानी क्लासरूम के काम, ये कोई माखज़ नहीं है। ठीक है, पिछले सीटेट में एक लफ्ज़ आया था बाला, सीडीपी में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। उसमें यही चीज़ है जो दीवारों पर क्लासरूम में कुछ चीज़ें लिखी रहती, वही बाला है। ठीक है, तो उर्दू में भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस साल जो सीटेट आया था इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ठीक है। पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, लेकिन पहले से पैटर्न थोड़ा सा हाई है, ठीक है। बात वही पूछी जा रही है लेकिन घुमा करके पूछी जा रही है। तो इस मॉक टेस्ट के ज़रिए, प्रैक्टिस सीरीज़ के ज़रिए हम लोग थोड़ा ज़ुबान के यानी पूछने के नेचर को समझ लेंगे तो हम सीटेट में 30 के 30 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले दावा फिर दलील। दावा देखिए दावा क्या किया जा रहा है, ज़ुबान के उस्ताद को इनफिरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। इनफिरादी जिसको आप कहेंगे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, आमोजिश वही लर्निंग के लिए यानी जिसको आप कहेंगे अधिगम के लिए मंसूबा बनाना चाहिए यानी प्लान बनाना चाहिए, पहली चीज़। फिर दलील क्या दी जा रही है, नई ज़ुबान की आमोजिश में आमोज़गारों में तनव्वु होता है। नई ज़ुबान, कोई नई ज़ुबान आप सीख रहे हैं, आमोजिश यानी उसकी लर्निंग में, आमोज़गारों यानी स्टूडेंट में तनव्वु होता है। तनव्वु किसको कहते हैं, तनव्वु को मतलब कहते हैं जिसके अंदर यानी तफरीक पाई जाए, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भिन्नता पाई जाती है। तनव्वु यानी नौ बनाओ, तनव्वु किससे बना है, नौ से, नौ यानी अलग अलग प्रकार के, ठीक है। दो चीज़ बयान की गई। तो देखिए पहला क्या है, मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें। पहला क्या है, अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तवज़ीह नहीं है। ये थोड़ा सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ गलत तो है नहीं, अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तवज़ीह है। देखिए इसमें जो बा है अलिफ की सही तवज़ीह नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों बातें थोड़ा उल्टी लग रही हैं। देखिए ज़ुबान के उस्ताद को इनफिरादी आमोजिश के लिए यानी ज़ुबान का टीचर ये चाह रहा है कि हर एक बच्चा ज़ुबान सीखे, मंसूबा उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहा है, ठीक है। फिर दूसरा दलील क्या दी जा रही कि नई ज़ुबान की आमोजिश में आमोज़गारों में तनव्वु, यानी दोनों बातें थोड़ा सा मेल नहीं खा रही हैं, जो दलील दी जा रही है फिट नहीं बैठ रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अपनी जगह दोनों सही हैं लेकिन पहली जो बात कही जा रही है दूसरी उस चीज़ को साबित नहीं कर पा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 123 क्या है, किस तरीक़े कार में आमोज़गारों की पहली ज़ुबान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है, ठीक है। किस तरीक़े कार में यानी पढ़ाने के किस मेथड में, किस तरीक़े कार में यानी पढ़ाने के किस मेथड में आमोज़गारों यानी लर्नर की पहली ज़ुबान जो उसकी मादरी ज़ुबान होती है जिसको बच्चा घर से सीख करके आता है, ठीक है, यानी उसको हासिल करके आता है, अक्वायर करके आता है। पहली ज़ुबान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है, किस तरीके में, तरसीली ज़ुबान की तदरीस का तरीक़ा, क़वायद के इतलाक़ का तरीक़ा, काम पर मबनी आमोजिश या रास्त तरीक़े कार यानी वो बराह रास्त तरीका जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट मेथड। बताइए किस में पहली ज़ुबान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती, बताइए। देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी वाला होगा, क़वायद के इतलाक़ का तरीक़ा। क़वायद के इतलाक़ का, जैसे आपको कोई जब मिसाल दी जाती है, ठीक है, मिसाल दे करके जब कोई कायदा बताया जाता है, अब उस कायदे को जब इम्प्लीमेंट, इतलाक़ का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने प्रैक्टिस में लाना यानी उसको अमली जामा पहनाना, ठीक है। क़वायद जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो यानी अपने जुमले में, अपनी सेंटेंस में क़वायद के मुताबिक जुमला बनाओ, ठीक है। तो आपको पता है कि बच्चे को जब जुमला बनवाया जाता है, जाहिर सी बात है, जैसे आप देखेंगे इंग्लिश सिखा रहे हैं लेकिन जब उनको जुमला बनाएंगे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, वो चीज़ किस में, पहली ज़ुबान में सिखाएंगे ना, ठीक है। वही पहली
ज़ुबान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती किसने? कवायद के इतलाक़, यानी जो कवायद सीखा उसको जब आप इतलाक़ करेंगे यानी इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको नाफिज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 124 नंबर पे क्या है? आमिर कोई लड़का है, तालिब इल्म है। आमिर की पहली ज़ुबान भोजपुरी थी, यानी वो इधर का था जिसको आप कहेंगे कि बच्चा यानी बिहार से ताल्लुक़ रखता था, या इधर आप देखेंगे आप पूर्वांचल में इधर आपका गोरखपुर, बलिया, इधर के इलाके में अक्सर लोग भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, उसकी पहली ज़ुबान भोजपुरी थी। तमिलनाडु आने के बाद अब वो जो है नॉर्थ से कहाँ आ गया? साउथ। ठीक है, कहाँ आ गया? वो जुनूब में आ गया। ठीक है, शिमाल से जुनूब में आ गया। तमिलनाडु में आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बात करता है। तमिलनाडु की सरकारी ज़ुबान यानी वहाँ की जो रस्मी ज़ुबान क्या है? तमिल है। अब तमिल उसको मुश्किल लग रही है, लेकिन वो क्या है, इंग्लिश थोड़ा सीख के लोगों से भोजपुरी बोलेगा तो समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब वो इंग्लिश में बातें करने लगा तमिलनाडु में जा करके। ठीक है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले समझिए। करता है इस तरह नई दूसरी ज़ुबान मकामी ज़ुबान की जगह ले लेती। अब क्या है, मकामी ज़ुबान क्या थी? तमिल, लेकिन तमिल की जगह किसने ले ली? अंग्रेज़ी ने, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बात करने लगा। तो नई दूसरी ज़ुबान मकामी ज़ुबान की जगह ले लेती है। एक किस चीज़ की मिसाल है? बताइए, एक किस चीज़ की मिसाल है? कोड मिलाने के। कोड आपको मालूम है लैंग्वेज के अलग अलग कोड होते हैं, यानी जो हम घर में बात करते हैं उसका अलग कोड है, हम क्लासरूम में जो बातें करते हैं उसका अलग लहजा है, जिसको आप रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, आप किसी बड़े ऑफिसर के सामने, किसी अधिकारी के सामने बात करेंगे, वहाँ उसका लहजा अलग होगा। वो सब कोड होते हैं। ठीक है, तफरीकी ज़ू लिसानियात की मिसाल है, या कोड बदलने की। यहाँ कोड मिलाने और कोड बदलने। ठीक है, ज़ू लिसानियात यानी ज़ू का मतलब होता है यानी लिसानियात यानी ज़ुबान वाले। ज़ू ये वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बताइए, देखिए इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, तफरीकी ज़ू लिसानियात। तफरीक का मतलब फ़र्क करना, यानी दो अलग अलग। फ़र्क इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु की वहाँ की रस्मी ज़ुबान क्या थी? तमिल थी, लेकिन वो तमिल की जगह अंग्रेज़ी बोल रहा है। तो तफरीकी ज़ू लिसानियात यानी जो ज़ू लिसानियात है उसमें तफरीक कर रहा है, यानी फ़र्क कर रहा है। फ़र्क किस तरह हो रहा है कि तमिल की जगह अंग्रेज़ी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से घुमा करके अब सवालात बन रहे हैं आपके। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं निज़ाम एकेडमी चैनल पे, तो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले आप ऑप्शन कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उससे आपके जहन में ज़्यादा वो चीज़ें बैठेगी। तो इस तरह से अगर हम लोग एनालाइज करके बिल्कुल ऑप्शन का ऑपरेशन करके अगर हम सीख लेते हैं तो कोई भी कितना भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाए, आप उर्दू लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दर्जा झेल में से कौन माक़ब्ल मुताले के, माक़ब्ल मुताला यानी स्टडी से पहले की सरगर्मी की तायीद करता। सरगर्मी यानी एक्टिविटी, जिसको आप कहते हैं यानी एक्टिविटी करना यानी गतिविधि। ठीक है, सरगर्मी की तायीद करता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन? आमोज़गारों से मतन की तलखीस के लिए कहना। आमोज़गार यानी स्टूडेंट्स, तालिब इल्म से कहना जो मतन यानी जो वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका खुलासा बयान करें। दूसरा क्या है? पेश गोई का इस्तेमाल। पेश गोई जिसको फॉरकास्ट यानी किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, कवायदी साख्त की तदरीस। आगे क्या है? इआदे मजमून के कामों का इस्तेमाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, पेशगोई का इस्तेमाल। क्या कहा जा रहा है? देखिए, दर्जा झेल में से कौन यानी चारों ऑप्शन में से कौन माक़ब्ल मुताले यानी मुताला यानी स्टडी से पहले की सरगर्मी पर फिट बैठ रहा है। कौन सा ऑप्शन?
पेश गोई, यानी किसी चीज़ के बारे में आप पेश गोई ही का मतलब क्या होता है, पहले से किसी की चीज़ के बारे में बता देना। यानी कहते हैं नहीं, पेशिन गोई कर दिया कि आगे आप डॉक्टर बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, क्या हुआ, अभी वो बना नहीं लेकिन पेश गोई किया। वही चीज़ है, मुताले से पहले की सरगर्मी अगर है वो क्या चीज़ है, वही पेश गोई पे फिट बैठती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन मुआवनती तदरीस, तदरीस आप टीचिंग, लेकिन मुआवनती, देखिए लैंग्वेज बदल दिया। इससे पहले मुआवनती तदरीस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा है रिमेडियल टीचिंग। क्या पढ़ा आपने, रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग आपको पता है कैसे होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में, यानी अभी सालाना एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई यूनिट टेस्ट लिया है टीचर ने, उसमें क्या करता है, जैसे क्लास लेकर के आखिर में सवालात पूछता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो डायग्नोस करता है, यानी पता लगाना चाहता है कि जो मैं पढ़ाया हूँ क्या बच्चा इसको सही से समझ पाया है या नहीं। ठीक है, अगर इसको सही से समझ गया, अगर कहीं कोई कंसेप्ट यानी कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो दोबारा जब पढ़ाएगा उसको क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इस्लाही तदरीस या पढ़ा होगा मुआलजती तदरीस, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिमेडियल टीचिंग। इसलिए मैं इंग्लिश में ज़रूर बता दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश का वर्ड तो नहीं बदल सकता, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन, उसके हम माना, उसके मुतरादिफात अलग अलग ला सकते हैं। कभी इस्लाही लिख के आ जाएगा, कभी क्या मुआलजती, और कभी मुआवनती, जैसे कि 2023 में आया हुआ। ठीक है, मुआवनती तदरीस के बारे में दुरुस्त है, यानी रिमेडियल टीचिंग। जब पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, पता चल जाता है कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं, दोबारा जो पढ़ाते हैं उसी को मुआवनती तदरीस कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो लाइक भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बताइए कौन सा इसमें सही बैठेगा। पहला का ऑप्शन है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करना, यानी बच्चा सीखे उसके लिए मदद करना। दूसरा क्या है, पसमानदा तलबा से हमदर्दी का इजहार। देखिए टीचिंग में कोई हमदर्दी का इजहार नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन गलत होगा। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इजाफी नंबर, अरे भाई किसी को आप बढ़ा चढ़ा के नंबर देंगे ताकि बच्चा और पढ़ेगा, वो तो बगैर पढ़े उसको नंबर मिल जा रहा है तो गलत है। गैर मामूली ज़हीन बच्चों पर इजाफी तवज्जो देना, ठीक है, यानी कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, IQ लेवल उसका 120 प्लस है, तो क्या आप उस पर खूब ज़्यादा जो है ध्यान देंगे? हाँ देना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको लेकर चलेंगे, लेकिन मुआवनती तदरीस क्या के बारे में ये चीज़ फिट बैठ रही है? नहीं बैठ रही है, तो बच्चा कौन, पहला ऑप्शन, यानी कारकर्दगी को बेहतर ताउन फराहम करना। आपको पता है NCF 2005 जो आया था, इसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप जॉन डीवी की थ्योरी, आजकल लोग क्या कह रहे हैं, यानी बच्चे की टीचिंग लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में आप देखेंगे बच्चा खुद करके सीख रहा है, बच्चा मरकज़ में है यानी सेंटर में है, टीचर सिर्फ उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सहूलियत फराहम करा रहा है, वही ऑप्शन आपका 99% सही होता है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। आगे है 127 नंबर पे क्या है, पहले दावा किया है। दावा क्या है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी मुआविन सरकारी ज़ुबान है, ये तो बात सही है। एक ओला एक्ट आया था, ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल एनालाइज करके चल रहे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन बन गया, तो लोगों ने कहा हमारी एक ज़ुबान होनी चाहिए,
क्योंकि अंग्रेज़ हमको छोड़ के गए थे, इसलिए अंग्रेज़ी ज़ुबान इस्तेमाल करने की हमारी आदत थी, ठीक है। उस टाइम में कहा गया कि 15 साल तक हम अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करेंगे, 15 साल के बाद अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी रस्मी काम में, यानी सरकारी काम में। लेकिन जब थोड़ा सा 12 साल बीत गया, लोगों के जहन में आया भाई अंग्रेज़ी तो सही से इस्तेमाल हम कर ही रहे हैं, हिंदी में पूरी तरह हम लोग पारंगत नहीं हो पाए, पूरी तरह माहिर नहीं हो पाए कि हिंदी ही यूज़ करेंगे, इसलिए उन्होंने एक एक्ट लाया, ओला। इससे कहा गया कि हिंदी आपकी रस्मी ज़ुबान होगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन अंग्रेज़ी आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, AOL, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। कब कहा गया? 1963 में। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी मुआविन सरकारी ज़ुबान है, और सरकारी ज़ुबान क्या है? हिंदी है। क्योंकि आजकल पेडागोजी में क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश की जो पेडागोजी उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में दे रहे हैं, उर्दू में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या दलील क्या है? हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़ुबान के तौर पर पढ़ाई जाती है। बताइए क्या ये दोनों चीज़ें, यानी पहले की दूसरी जो दलील दी जा रही है, क्या ये दोनों फिट बैठ रही है? लेकिन बताइए, बिल्कुल नहीं फिट बैठ रही है। क्या जो अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है गैर मुल्की ज़ुबान के तौर पे पढ़ाई, लेकिन अंग्रेज़ी इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अंग्रेज़ी का बोलबाला पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन गैर मुल्की ज़ुबान यानी फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेज़ी हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही आ गया, और बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान के खसाइस में शामिल नहीं? खसाइस मतलब उसकी खुसूसियत, उसके कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसके मेरिट्स, ठीक है, उसकी खूबियाँ, ठीक है, में शामिल नहीं है। ज़ुबान अलामती होती है, सही बात है। ज़ुबान की 3 किस्में आपने पढ़ा होगा। एक ज़ुबान जो कि हम बोल रहे हैं, ये भी ज़ुबान की एक किस्म है जिसको आप ओरल कहते हैं। एक रिटन फॉर्म में होती है, एक अलामती ज़ुबान होती है। अलामती जैसे आप देखेंगे रेड लाइट पे अगर लाल लाइट जल गई, उसका मतलब क्या है? वो भी एक ज़ुबान है, उसका मतलब आप रुक जाए। कहीं कहीं ऐसे एरो दिया होगा, यानी उधर मुड़ना है, ठीक है। यू टर्न के लिए ऐसे दिया होगा, वहाँ से आपको मुड़ना है। ग्रीन लाइट है तो आप जा सकते हैं। तो ज़ुबान अलामती ज़ुबान भी होती है, आपको पता है। इशारे की भी ज़ुबान भी होती है, जैसे हम किसी को चुप करने के लिए ऐसे कर दें, ठीक है, आँखें दिखा दें, सब क्या है? इशारे की ज़ुबान है। यानी ज़ुबान जामिद होती है। इस पर थोड़ा डाउट है कि हो सकता है यही खासियत में शामिल है। और देखते हैं, ज़ुबान समाजी होती है, आपको पता है। मुआशरती होती है, यानी सोशल होती है। ज़ुबान मुनज़्ज़म होती है, यानी उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ये भी सही है। तो मिला जुला करके आपका 2 वाला, यानी ज़ुबान जामिद मतलब बिल्कुल एकदम जमी हुई, उसमें कोई हरकत नहीं, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ज़ुबान में तो चीज़ें चेंजिंग होती रहती है, वक्त के साथ साथ आप देखेंगे नए नए अल्फाज, हर एक ज़ुबान में नए नए अल्फाज ऐड होते रहते हैं। आजकल अंग्रेज़ी का बोलबाला है, बहुत सारे अंग्रेज़ी के अल्फाज आप देखेंगे उर्दू में इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ये जामिद तो है नहीं, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या है, दावा क्या किया जा रहा है? तलबा को साबका मालूमात को, ठीक है, 12 याद करने के लिए आमादा करना चाहिए। साबका मालूमात, आपने टीचिंग प्लान बनाते हैं, जब आप पढ़ाने जाते हैं तो पहले बच्चों से कुछ सवालात पुटअप करते हैं। उससे है कि हमें जानने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या उस टॉपिक के बारे में बच्चों को पहले से कुछ नॉलेज है, क्या कुछ जानकारी है, वही चीज़ है आमादा करना चाहिए। यानी साबका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना चाहिए। दलील क्या है? साबका मालूमात को याद करना नई मालूमात से जोड़ने में तलबा के लिए मुआविन होता है। ये चीज़ तो सही लग रही है। अगर साबका मालूमात बच्चा जानता है
تو جب نئی معلومات کریں گے تو دونوں میں کنیکشن، دونوں میں ریلیشن فٹ کر کے بچہ اپنے نالج کو بڑھا سکتا ہے، پختہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں کہاں ہے الف صحیح ہے لیکن با تو نہیں صحیح ہوگا، الف اور با دونوں صحیح ہیں لیکن با الف کی صحیح توضیح نہیں کر رہا ہے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، الف غلط ہے، غلط کیسے صحیح ہے؟ الف اور با دونوں صحیح ہیں، ڈی جی۔ آگے کیا ہے؟ با الف کی صحیح توضیح، بالکل یہی آپ کا چوتھا آپشن صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا لیسن پلان کے بارے میں، ٹھیک ہے، گھما کر کے پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، میں نے ہر ایک تھیوری کی ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے، اردو پیڈاگوجی یعنی سی ٹیٹ فار 2024 کے لیے، اسی کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں بھی ویڈیو کی لنک میں نے دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک چیپٹر کو آپ دیکھ کر کے ہر ایک کنسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ڈسکرپشن باکس میں جائیں گے آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ ایک استاذ 8ویں جماعت کے طلباء سے، 8ویں جماعت کا یعنی 13 سے 14 سال تک کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، طلباء سے ایک ایسا پرچہ مفوضہ کام کے بعد تیار کرنے کے لیے کہتا۔ مفوضہ کام، آپ کہیں گے مفوضہ کیا ہے؟ مفوضہ کام مطلب جو کام پہلے سے بچے کو دیا گیا، جیسے ہوم ورک، یہ بھی ایک مفوضہ کام ہوتا ہے۔ مفوضہ کام کے بعد کوئی ایک پرچہ، کوئی ایک پیپر تیار کرنے کے لیے یعنی طلباء سے کہا جا رہا ہے، جس میں گھر میں توانائی کے بچانے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ اس نے مفوضہ کام یعنی بچے کو ہوم ورک دیا، اس میں کیا کہا کہ آپ ایسا ایک مضمون لکھ کر کے لائیں، ٹھیک ہے، جس میں توانائی یعنی بجلی، جس میں بجلی کو بچانے کی بات کی گئی ہو۔ اس مضمون میں ایک عام زبان کے کس خصوصیت کو محیط کرتا ہے؟ کیا استفہامیہ انداز ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، یا تقابلی ہے، یا فعل ماضی ہے؟ فعل ماضی تو نہیں ہوگا، تقابلی یعنی جس میں ایک دوسرے کا کمپیئر کیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، استفہامیہ انداز یا فعل امر، بتائیے دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا؟ اس میں آپ کا صحیح ہوگا فعل امر۔ امر یعنی کسی چیز کا حکم دینا۔ بھائی جب آپ ہوم ورک دے کر کے بچے کو کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کر کے لانا، تو آپ کسی چیز کا حکم ہی تو دے رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں نا، تو آپ کا بی والا آپشن صحیح ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ سبق کا منصوبہ بنانے میں ایک مقصد یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ آموزگار گراہکوں کے لیے مخصوص تجارتی اور کاروباری جواب تیار کرنے کے اہل ہو جائیں۔ یہ مقصد مندرجہ ذیل متن کی ایک صنف سے مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے آپ جب پڑھانے جائیں گے، ایسا لیسن ہے جس میں ڈائیلاگ یعنی دو لوگوں میں آپس میں بات ہوتی ہے، ایک جو ہے چیز خریدنے والا، ایک جو ہے کسٹمر ہے، دوسرا جو ہے یعنی دکاندار ہے۔ اس طرح کا آپ کا لیسن ہے، آپ کا سبق ہے۔ اس میں جب آپ لیسن پلان بنائیں گے تو اس میں آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، یعنی مقاصد سیٹ کرتے ہیں کہ آج کی کلاس پڑھانے کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ مندرجہ ذیل چیزوں کو کر سکے۔ آپ اس طرح کا لیسن پلان بنائے ہوں گے بی ایڈ میں، ٹھیک ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، آموزگار گراہکوں کے لیے مخصوص تجارتی کاروباری جواب تیار کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی گراہکوں کے لیے مخصوص تجارتی کاروباری جواب تیار کر سکے۔ تو ایک کس صنف کو ظاہر کرے گا؟ کیا رپورٹ لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا توضیح کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے؟ آرٹیکل یعنی آرٹیکل جو کسی ٹاپک پہ لکھا جاتا ہے، یا خط؟ بتائیے۔ دیکھیے اس میں سے خط یعنی خط ہی کے فارم میں ہے، یعنی گراہکوں مخصوص تجارتی کاروباری جواب، یعنی جواب کس میں دیتے ہیں؟ خط ہی کا تو جواب دیتے ہیں، تو ایک خط سے متعلق جس کو آپ لیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ استاذ طلباء سے تصویر میں بنے 5 موسیقی آلات مطلب ٹولز کو بغور دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور اس پر بحث کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ
مختلف سباق میں کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقوفی مہارت کا انتخاب کیجیے جو سرگرمی میں سے میل کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کوشچن سمجھ لیں، اس میں کہا جا رہا ہے بچہ کوئی ٹیچر کوئی ٹیچنگ ایڈ بنا کے لایا ہے، یعنی ٹی ایل ایم ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کوئی چارٹ بنا کے لایا ہے، اس میں جو موسیقی جس کو آپ بجاتے ہیں اس کے 5 آلات اس تصویر میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچر کہتا ہے اس کو خوب غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں سے کون سا ٹولز، کون سا آلہ آپ اس کے کنٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو دیکھ کر کے بتاؤ کس کے استعمال میں، کس چیز کے استعمال میں، 5 میں سے کون کس استعمال میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وقوفی جس کو آپ کہتے ہیں کوگنیٹو، جس کو ہندی میں کہیں گے سنجاناتمک، وقوفی مہارت کا انتخاب کے لیے جو سرگرمی سے میل کھاتا، بتائیے، جس میں بچہ دماغ لگائے گا، تجزیہ کرنا، تخلیق یا نغمہ سازی۔ نغمہ سازی اسی کس میں ہوتا ہے، نغمہ سازی ہوتا ہے آپ کا جب آپ کوئی نظم ہوتی ہے، سبب بیان کرنا، یہ بھی بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے، تخیل بھی نظم ہے، نظم یعنی کسی چیز کا آپ اپنے ذہن میں تصور کرنا، خیال پیدا کرنا۔ آپشن آپ کا تجزیہ جس کو، جیسے میں آپ کے سامنے تجزیہ کر رہا ہوں، یعنی ہر ایک آپشن کا آپریشن کر رہا ہوں، اس کی تحلیل کر رہا ہوں، یعنی اینالائز کر رہا ہوں، جس کو آپ ہندی میں کہیں گے وشلیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تجزیہ ہی کر رہے ہیں، تجزیہ کریں گے تو اس میں دماغی حرکت لگے گی، ٹھیک ہے، دماغ کی بتی جلتی ہے اس میں، تو آپ کا پہلا آپشن صحیح ہوگا۔ آگے کیا ہے، جب ایک زبان بولنے والے کسی موضوع پر بات کرتے کرتے رسمی سے غیر رسمی گفتگو پر آ جاتے ہیں، آپس میں آفس ہے، اسکول ہے، اس میں زبان کا لہجہ الگ تھا، لیکن کسی بات پہ دونوں میں تو میں ہو گئی، اب جو ہے رسمی کی جگہ غیر رسمی ابے تبے میں باتیں کرنے لگے، تو وہ شامل ہوتے ہیں، کس چیز میں شامل ہوگا، کیا کوڈ ملانے میں، کمیونیکیشن کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں، کیا کوڈ ملانے میں، یا کوڈ بدلنے میں، یا مقامی بولی میں، یا سماجی لسانیات میں، ٹھیک ہے۔ کوڈ ملانے کی یہاں تو بات نہیں ہو رہی ہے، مقامی بولی یہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سماجی لسانیات یہ بھی، دوسرا آپشن آپ کا کوڈ بدلا، کوڈ ہی تو آپ نے بدلا، آپ پہلے فارمل لینگویج میں آپ کر کے بات کر رہے تھے، اچھی زبان، اچھا لہجہ استعمال کر رہے تھے، لیکن آپ دونوں میں لڑائی ہوئی، آپ تو میں ابے تبے کی باتیں گالی گلوز کرنے لگے، تو آپ نے کوڈ کو بدل دیا، کیونکہ ایک کوڈ دیا گیا ہے کہ کس کوڈ میں آپ بات کریں گے، آفس میں آپ اپنے بڑے ادھیکاری کے سامنے، یا اپنے گھر کی زبان، بازار کی زبان، سب کی الگ الگ ہوتی ہے، رجسٹرز آف لینگویج ہیں آپ کے، تو کوڈ آپ نے بدل دیا، تو ایک کوڈ بدلنے کو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے اپنی کمیونٹی میں، آپ جہاں رہتے ہیں آس پاس وہ آپ کی کمیونٹی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بچوں کا غیر رسمی تعامل، بھائی کمیونٹی ہے، بہت سارے بچے ہیں، کوئی ہندی بھاشی ہے، کوئی تیلگو بھاشی ہے، کوئی ملیالم بھاشی ہے، کوئی جو ہے آپ کا کنڑ والا ہے، کوئی آپ کا پنجابی ہے، دلی میں آپ جائیں گے تو ہر ایک کلچر کے بچے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کا غیر رسمی تعامل یعنی انٹر-ایکشن، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ٹھیک ہے۔ دوستی اور مراسم یعنی رسم رواج ہوتی ہے جو کس قسم کی زبان کے استعمال پر مبنی ہوتے ہیں، بتائیے۔ کہتے ہیں اپنی کمیونٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بچوں کا غیر رسمی تعامل، بچہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جائے گا، ایک دوسرے کی زبان کو سیکھے گا، ایک دوسرے کے کلچر کو سیکھے گا، اس کس کی طرف اشارہ کرتا ہے، سماج کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہم آہنگی، انضمام یعنی آپس میں مل جانا، لسانی معاشرت کاری یعنی زبانی سماجیت یعنی سوشلائزیشن، یہی آپ کا آپشن کیا ہوگا، تیسرا صحیح ہوگا۔ تفاوت کاری یہ بھی آپ کا غلط ہے، تو تیسرا آپشن صحیح ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں
लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के बारे में, लफ्ज़ियात जो आप वर्ड सीख रहे हैं उसके इस्तेमाल के बारे में कवाइद, कवाइद जिसको ग्रामर आप कहते हैं, आमोज़गारों को यानी तलबा को रास्ता दिखाता है, ताकि वो किस चीज़ का रास्ता दिखाएगा, कवाइद किस चीज़ का रास्ता दिखाएगा बताइए, लफ्ज़ों को उनके मानी और तरसीली इजहार से जोड़ सकें। ऐसा ऑप्शन अच्छा लग रहा है और देख लेते हैं। सुने हुए मवाद को दोबारा ज़ुबानी मवाद की शक्ल में पेश करें। ऊंची जमातों में रस्मी तहरीर का मसौदा तैयार कर सकें। रस्मी हालात में वो ज़्यादा सेहत व कतईयत और एतमाद से बात करें। बताइए, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ए वाला है। ए वाला क्यों है देख लेते हैं। आपने वर्ड सीखा, ठीक है, आपने फिर कवायद भी सीख लिया, तो कवायद सीख करके क्या करेंगे, लफ्ज़ों को उनके मानी, लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, और तरसीली इजहार, तरसीली जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन, तरसीली की जगह आ सकता है इबलागी, क्या आ सकता है, इबलागी, तरसीली इबलागी या मुआसलाती, कुछ भी दे सकते हैं। मुआसलाती इजहार कब करेंगे, जब आपने ग्रामर सीख लिया, जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नाफिज करेंगे, ठीक है, उसको अमली जामा पहनाएंगे, तो क्या करेंगे, जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होगा, इबलाग होगा, मुआसला होगा, तरसील होगा, तो कवायद को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो आपने सीखा है उस तरह से आप बोलेंगे कि फ़ेल कहाँ आएगा, फ़ाइल कहाँ आएगा, मफ़ऊल कहाँ आएगा, हर्फ़ जार कहाँ आएगा, हर्फ़ अत्फ़ कहाँ आएगा, सब चीज़ के बारे में आप सीखेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन जो कि आपके पेडागोजी बेस थे, इसके बाद 15 क्या आते हैं, पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया है कि पैराग्राफ कैसे ट्रिक के साथ हल करें, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने उसमें समझाया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पेडागोजी को हल करके समझेंगे तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 30 के 30 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो भी उर्दू ज़ुबान लिए हैं सीटेट में वो फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लिक करके आप जुड़ जाएं। वहाँ वीडियो की लिंक, इसी के साथ PDF दे दी जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो आप जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।